हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपने एग्जाम्स की बढ़िया तैयारी कर रहे होंगे। गाइस, पिछले लेक्चर में हम लोग ने आर्टिकल 15 को कंप्लीट किया था, तो आज हम लोग आर्टिकल 16 को देखेंगे। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं आर्टिकल 16 से। तो आज का हम लोग का टॉपिक है आर्टिकल 16। तो पहले देख लेते हैं हम लोगों ने आर्टिकल 14 में क्या पढ़ा था। आर्टिकल 14 क्या कहता है कि विधि की समक्ष समानता। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, समानता का अधिकार पढ़ रहे हैं। समानता के अधिकार में हम लोग ने 14 को कंप्लीट किया था, 15 को कंप्लीट किया था। तो आज हम लोग 16 को देख रहे हैं, विधि के समक्ष समानता। तो समानता का अधिकार कहां से कहां तक है। समानता का अधिकार आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 तक। तो हम लोग का 14 कंप्लीट हो चुका है, 15 कंप्लीट हो चुका है। तो आज हम लोग 16 देखेंगे। तो 14 में क्या था, विधि के समक्ष समानता। सभी विधि के समक्ष समान होंगे, चाहे कोई छोटा हो चाहे बड़ा, सभी के लिए एक समान विधि होगी। तो आर्टिकल 15 में क्या है, समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समानता। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समानता होनी चाहिए, समानता होनी चाहिए। तो ये हम लोग ने आर्टिकल 14 और 15 में पिछले लेक्चर्स में कंप्लीट किया था। आज हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 16। तो ये क्या कहता है आर्टिकल 16, सरकारी सेवाओं में अफसरों की समानता। अफसरों की समानता। तो आर्टिकल 16 क्या कहता है कि जितनी भी सरकारी सेवाएं हैं उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। जो भी राज्य की सरकारी सेवाएं हैं उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये होता है आर्टिकल 16 में ये प्रावधान किया गया। तो आर्टिकल 16 में बहुत सारे सब क्लॉज भी हैं। तो आज हम लोग सब क्लॉज को भी देखेंगे कि उन सब क्लॉज में कौन कौन से प्रावधान हैं। तो आर्टिकल 16 क्या होगा, जितनी भी सरकारी सेवाएं हो गए उसमें सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। तो ये हो गया आर्टिकल 16, सरकारी सेवाओं में अवसरों की समानता। तो अब हम लोग देखते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1 में क्या प्रावधान किया गया है। इसके बाद हम लोग आर्टिकल 16 के सब क्लॉज है तो उन पे भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो ये हो गया सरकारी सेवाओं में अफसरों की समानता। अब हम लोग इसके सब क्लॉज को देखते हैं, 16(1) सब क्लॉज को। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। तो हम लोग आते हैं आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1। आर्टिकल 16 सब क्लॉज 1। तो ये आर्टिकल क्या कहता है कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति व रोजगार में सभी नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। तो ये पहले आपको ये आर्टिकल समझना पड़ेगा कि ये आर्टिकल कहता क्या है कि राज्य के अंतर्गत शब्दों को समझेंगे गाइस। जितने भी आर्टिकल हैं, अगर यदि आपने पॉलिटी के जितने भी शब्द हैं उनको अगर आपने समझ लिया तो पॉलिटी में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि नियुक्ति का मतलब क्या है। नियुक्ति में समानता का मतलब क्या है कि सेवाओं में सभी का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। तो नियुक्ति का मतलब क्या होगा कि सेवाओं में सभी का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ एक ही वर्ग सरकारी सेवा में जाए। जितने भी समाज में वर्ग हैं, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, सभी का सरकारी सेवाओं में प्रवेश सुनिश्चित किया जाना क्या कहलाता है, नियुक्ति। तो नियुक्ति का मतलब क्या होगा, सेवाओं में सभी का प्रवेश सुनिश्चित किया जाएगा। और रोजगार में समानता का मतलब क्या है कि एक बार प्रवेश के बाद वेतन भत्तों में समानता
क्या कहलाता है? रोजगार में समानता। एक बार आपने सरकारी सेवा में प्रवेश कर लिया तो आपके जितने भी जो वेतन हैं भत्ते हैं उनमें भी समानता होगी, उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो इसे क्या कहते हैं? रोजगार में समानता। नियुक्ति में समानता का मतलब क्या है कि सरकारी सेवाओं में प्रवेश सभी को प्रवेश दिया जाएगा, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, इसे कहते हैं नियुक्ति में समानता। और रोजगार में समानता का मतलब क्या हो गया कि आपकी पेंशन, आपके जो वेतन भत्ते हैं उसमें भी आपको उसमें भी समानता होगी, किसी भी प्रकार का उसमें भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल 16 हो गया। और ये अधिकार ये सिर्फ भारत के नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था कि 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। जबकि तो इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, 29 हो गया, 30 हो गया, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और जबकि आर्टिकल 14 क्या था? आर्टिकल 14 में हम लोग ने डिस्कस किया था जितने भी विधि के समक्ष समानता का जो सिद्धांत है वो सभी नागरिकों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का नागरिक हो चाहे वो विदेश का नागरिक हो। आर्टिकल 14 सभी लोगों को प्राप्त है, चाहे वो भारत का हो चाहे वो विदेश का हो। जबकि आर्टिकल 15, 16, 19, 29, 30 ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। तो इसे आप लोग समझ लीजिए। तो ये हो गया आर्टिकल 16(1) सब क्लॉज। इसमें हम लोग ने आर्टिकल के नियुक्ति को समझा, रोजगार को समझा, ये सभी नागरिकों को प्राप्त होगा और सभी को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। जितनी भी सरकारी सेवाएं हो गई उसमें नागरिकों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, उसमें किसी भी तरह का भेदभाव लोगों के साथ, नागरिकों के साथ नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया आर्टिकल 16(1). और इसे आप लोग आर्टिकल के शब्दों को समझिए गाइस। अगर आप लोगों ने शब्दों को समझ लिया तो आर्टिकल को याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और इधर रोजगार का समानता का क्या मतलब हो गया कि प्रवेश के बाद वेतन भत्तों में किसी भी प्रकार का भेदभाव नागरिकों के बीच नहीं किया जाएगा। तो ये हो गया 16(1). अब हम लोग आते हैं 16(2) पे आते हैं। और ये भारत के नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त है, विदेशी लोगों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। विदेशी नागरिकों को ये अधिकार प्राप्त नहीं है। तो इसे आप लोग गाइस बिल्कुल ढंग से समझिए कि शब्दों का एक एक मतलब समझिए, तब जाके आपको पॉलिटी आसानी से समझ में आएगी। तो ये हो गया 16 आर्टिकल, 16(1) सब क्लॉज हो गया। अब हम लोग देखते हैं 16(2) सब क्लॉज। सब क्लॉज राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में राज्य द्वारा, इधर आप लोग ऐड कर लिए, राज्य द्वारा राज्य के अंतर्गत नियुक्ति एवं रोजगार में धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश, उद्भव एवं निवास के आधार पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो हम लोग ने जब 15 आर्टिकल को देखा था तो उसमें पांच आधार थे जिस आधार पे राज्य भेदभाव नहीं कर सकता था। उसमें कौन कौन से आधार थे? धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान। तो ये पांच आधारों पे राज्य भेदभाव नहीं कर सकता था। लेकिन यहाँ पे कितने आधार हो गए? यहाँ पे 7 आधार हो गए। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पे राज्य सरकारी नौकरियों में, किसी भी सरकारी नौकरी में जो नियुक्ति एवं रोजगार में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं कर सकता है। तो यहाँ पे कितने आधार हो गए? 7 आधार हो गए। देख लीजिए, धर्म, वंश, धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान, वंश हो गया, ये 5 हो गए और ये 2 हो गए। तो ये टोटल कितने हो गए? इन 7 आधारों पे राज्य भेदभाव नहीं कर सकता है। कौन कौन से हो गए? डायग्राम से देखते हैं। धर्म हो गया, वंश हो गया, जाति हो गया, लिंग हो गया, जन्म स्थान हो गया और क्या हो गया? उद्भव एवं निवास के आधार पे, उद्भव एवं निवास के आधार पे भेदभाव राज्य नहीं कर सकता। तो उद्भव एवं निवास का मतलब क्या है कि यदि कोई
दूसरे राज्य का नागरिक है तो वो अन्य राज्य में नौकरी कर सकते हैं। यदि उसका निवास उस राज्य में नहीं है फिर भी वो सरकारी सेवाओं में आवेदन कर सकता है। तो ये हो गया उद्भव एवं निवास का मतलब। तो ये हो गया आर्टिकल हम लोग का 16(2) कंप्लीट हो गया। राज्य द्वारा राज्य के अंतर्गत जितनी भी नियुक्तियां होंगी, जितने भी रोजगार होंगे, उनमें धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर राज्य द्वारा किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। उद्भव एवं निवास का मतलब क्या है कि ऐसा नहीं कि आपका निवास उसी राज्य में होना जरूरी, आप किसी अन्य राज्य से भी हो सकते हैं। यदि आपका निवास आप कहीं और निवास कर रहे हैं तब भी आप अन्य राज्यों में रोजगार के लिए और नियुक्ति के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया उद्भव एवं निवास। जैसे कोई बिहार का आदमी हो गया तो वो यूपी में सरकारी जितनी भी सेवाएं हैं तो उनके लिए भी अप्लाई कर सकता है। ऐसा नहीं कि वो उसको यूपी का ही होना आवश्यक है। यदि वो बिहार का है तो तब भी वह यूपी में जितनी भी सरकारी नौकरी होती है उनके लिए आवेदन कर सकता है। जैसे आप लोग यूपीएससी, यूपीपीसीएस की तैयारी करते हैं तो यदि आप कोई उत्तर प्रदेश का है तो वो भी बीपीएससी का फॉर्म भर सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 16(2) हो गया हम लोग का। 16(1) भी हो गया, 16(2) हो गया। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। और ये आर्टिकल 16 हो गया। तो आप लोग डायग्राम से जैसे पढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। धर्म, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान, उद्भव एवं निवास के आधार पर राज्य सरकारी सेवाओं में भेदभाव नहीं कर सकता है। इसे आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखते हैं 16(3). 16(3) संसद विधि बनाकर राज्यों को ये अधिकार दे सकती है। संसद विधि बनाकर राज्यों को ये अधिकार दे सकती है कि वह निवास के आधार पे अपने राज्य के नागरिकों को प्राथमिकता दे सकती है। प्राथमिकता दे सकता है। तो इसमें क्या प्रावधान किया गया कि राज्य निवास के आधार पर अपने राज्य के नागरिकों को प्राथमिकता दे सकती है, लेकिन यदि इसके लिए संसद ने कोई विधि पारित की हो। यदि संसद कोई विधि पारित नहीं करता है तो राज्य अपने जो सरकारी सेवाओं में अपने राज्य के नागरिकों को प्राथमिकता नहीं देगी। इसके लिए संसद को विधि पहले बनानी पड़ेगी, फिर वह राज्य अपने जो राज्य के नागरिकों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दे सकता है। तो ये हो गया आर्टिकल 16(3). इसमें क्या है, संसद पहले विधि बनाएगी, फिर राज्य अपने जो राज्य के नागरिकों को सरकारी सेवाओं में प्राथमिकता दे सकता है अन्य राज्य के नागरिकों की अपेक्षा। तो ये हो गया आर्टिकल 16(3). इसमें राज्य निवास की अर्थात, इसको वैसे नोट कर लीजिए, अर्थात राज्य भर्ती प्रक्रियाओं में निवास की शर्त को, ये निवास की शर्त हो गई, निवास की शर्त को जोड़ सकता है। अर्थात यदि आपका निवास उस घर में होगा, यदि आपका निवास उस राज्य में होगा तो आपको नियुक्ति व रोजगार में सरकार प्राथमिकता देगी। तो ये हो गया आर्टिकल 16(3) कि यदि संसद ने विधि बना के राज्यों को ये अधिकार दे दिया कि वह निवास के आधार पर सरकारी नियुक्तियों में अपने राज्य के लोगों को प्राथमिकता दे सकती है। तो ये आर्टिकल 16(3) हो गया। अब हम लोग आते हैं 16(4) पे। तो 16(4) क्या कहता है आर्टिकल? 16(4) बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इस पे हम लोग कल भी डिस्कशन करेंगे। तो 16(4) पे आज भी हम लोग डिस्कस करेंगे कि 16(4) आर्टिकल, क्योंकि इस पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, केस ऑफ इंदिरा साहनीवाद। तो वो 16(4) पे आधारित है। तो आज हम लोग 16(4) को देखेंगे। कल हम लोग 16(4) में जो मंडल कमीशन बनाया गया था तो उसको हम लोग कल देखेंगे। आज हम लोग 16(4) का जो प्रावधान है उसे देखते हैं। तो 16(4) में क्या कहा गया है
कि राज्य के अंतर्गत नियुक्ति व रोजगार में राज्य के अंतर्गत नियुक्ति व रोजगार में सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो आर्टिकल 16 का 4th सब क्लॉज क्या कहता है कि जितनी भी राज्य के अंतर्गत नियुक्ति होंगी व रोजगार होंगे उसमें सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े हुए वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था किस आर्टिकल के तहत की गई है? आर्टिकल 16 4th के तहत सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है, आर्टिकल 16 4th के तहत। अब आते हैं ये सामाजिक व शैक्षणिक रूप से, इसका क्या मतलब है? तो इस पे बहुत ही समस्या बनी रहती है कि किन्हें सामाजिक व शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों में शामिल किया जाए, किसे शामिल किया जाए। ये समस्या बनी रहती है कि महिलाओं को शामिल किया जाए या जितने भी जो वंचित वर्ग हैं उन्हें शामिल किया जाए या जो निम्न जाति के लोग हैं उन्हें शामिल किया जाए। तो ये समस्या सरकार के सामने बनी रहती है। तो एक आर्टिकल इससे संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समस्या क्यों बनी रहती है, इसका एक कारण है क्योंकि जो भी संविधान है उसमें सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें ढंग से परिभाषित नहीं किया गया। अर्थात इन्हें मतलब क्या हो गया कि संविधान में जो पिछड़े वर्ग हैं उन्हें परिभाषित नहीं किया गया है। तो ये समस्या बनी रहती है कि किसे पिछड़े वर्ग में डाला जाए या ना डाला जाए। तो इसके लिए एक संविधान में जो एक प्रावधान है कि राष्ट्रपति पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए। तो एक आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो गया। 340 आर्टिकल क्या कहता है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग का गठन कर सकता है। क्योंकि जब पिछड़े तो अभी क्या समस्या है कि कौन इसमें शामिल होगा कौन शामिल नहीं होगा, तो वो समस्या बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसका संविधान में कोई जो पिछड़े वर्ग है उसे परिभाषित नहीं किया गया है। तो इस समस्या के कारण क्या होता है कि राष्ट्रपति पिछड़े वर्ग आयोग का गठन करता है। वो पिछड़ा वर्ग आयोग इन पिछड़े वर्गों की पहचान करता है कि किसे पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। तो राष्ट्रपति 340 अनुच्छेद के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन कर सकता है। तो कौन गठन करता है? राष्ट्रपति करता है। पिछड़े वर्गों की पहचान के लिए आयोग का गठन करता है। तो अभी तक कितने पिछड़े वर्ग आयोग बने? अभी तक 2 पिछड़े वर्ग आयोग बने। पहला काका कालेलकर आयोग बना था और 1953 में, और दूसरा आयोग कब बना था? 1978 में मंडल कमीशन बना था। तो पिछड़े वर्गों की पहचान करने के लिए ये 2 कमीशन राष्ट्रपति के द्वारा बनाए गए हैं। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 340 के तहत ये 2 कमीशन बनाए गए हैं। क्यों बनाने की क्यों इन कमीशन की जरूरत पड़ी? क्योंकि संविधान में पिछड़े वर्गों को कहीं भी परिभाषित नहीं किया गया है। तो अब हम लोग देखते हैं कौन कौन से 2 कमीशन अभी तक बनाए गए हैं। 2 कमीशन बनाए गए 1953 में, और इसे आप लोग समझ लीजिए कि ये आपका आर्टिकल क्या होगा कि यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके लिए की गई? जो सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 16 4th के तहत की गई है। अब जब यहाँ पे समस्या उत्पन्न हुई तो राष्ट्रपति 340 के तहत दो राष्ट्रपति ने आर्टिकल 340 के तहत 2 कमीशन का गठन किया जो पिछड़े वर्गों की पहचान करेंगे। अभी 1953 में एक गठन किया गया था और दूसरा 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया गया था। तो अब हम लोग पहले देखते हैं काका कालेलकर आयोग। यहाँ पे आप लोग आरक्षण की व्यवस्था की गई है। किसके लिए की गई? इनके लिए आरक्षण की व्यवस्था आर्टिकल 16 4th के तहत की गई है। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से 2 आयोग का गठन किया गया है। आर्टिकल 340 के तहत राष्ट्रपति ने 2 आयोग का गठन किया है। 2 आयोग का गठन कर चुके हैं वो 1953 में काका कालेलकर आयोग
काका कालेलकर आयोग 1978 में मंडल आयोग। तो इन दो आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा आर्टिकल 340 के तहत किया गया है। तो पहले आज हम लोग काका कालेलकर कमीशन को देखेंगे, इनकी सिफारिशें को देखेंगे, फिर हम लोग कल मंडल कमीशन को देखेंगे विस्तार से। मंडल कमीशन क्योंकि जब मंडल कमीशन ने सिफारिशें दी थी तो उसे सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, तो ये एक इंपॉर्टेंट कमीशन है मंडल कमीशन, इसे हम लोग कल डिस्कस करेंगे। आज हम लोग काका कालेलकर कमीशन को डिस्कस करेंगे। तो इनकी सिफारिश इसका गठन कब किया गया था? 1953 में किया गया था, पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए। किस लिए किया गया था? पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए। तो इनकी सिफारिशें देखते हैं कि इन्होंने कौन कौन सी दो सिफारिशें दी थी। पहली सिफारिश थी कि पिछड़े वर्ग की पहचान के लिए जाति को आधार नहीं बनाना चाहिए, जाति को आधार नहीं बनाना चाहिए। तो पिछड़े वर्ग की पहचान जाति के आधार पे नहीं होना चाहिए, सिर्फ निम्न जाति के, ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ जो निम्न जाति का है उसे ही पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाए। तो जाति इन्होंने इनकी सिफारिश कहते हैं कि जाति के आधार पे पिछड़े वर्ग की पहचान नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सिफारिश ये थी कि सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए, सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये काका कालेलकर आयोग 1953 में बना था। इनकी दो सिफारिशें थी। पहली सिफारिश क्या थी? जाति के आधार पे पिछड़े वर्गों की पहचान नहीं होनी चाहिए। दूसरी सिफारिश क्या थी कि जितनी भी महिलाएं हैं सभी महिलाएं उनको पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। तो ये इनकी दो सिफारिशें थी। तो ये 1953 में इनका गठन किया गया था। और इधर क्या हो गया? 1978 में मंडल कमीशन का गठन किया गया। तो आज हम लोग ने काका कालेलकर आयोग को पढ़ा है, कल हम लोग मंडल कमीशन को पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन आप लोग के एग्जाम के लिए। तो जो विद्यार्थी पहली बार इस चैनल को जुड़ रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ और बेल आइकन पे जरूर प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके। तो इसे आप लोग देख लीजिए कि 90 और ये जो कमीशन गठन किया जाता है पिछड़ा वर्ग आयोग, आर्टिकल 340 के तहत पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया जाता है। तो पहला कब गठन किया गया? 1953 में काका कालेलकर आयोग। इनकी सिफारिशें क्या थी कि जाति के आधार पर पिछड़े वर्ग की पहचान नहीं होनी चाहिए। और दूसरी सिफारिश क्या थी कि सभी महिलाओं को पिछड़े वर्ग में शामिल किया जाना चाहिए। तो गाइस ये हम लोग का आज का इतना पोर्शन हम लोग का कंप्लीट हो गया है। इसे हम लोग कल देखेंगे मंडल कमीशन क्या था, इनकी क्या क्या सिफारिशें थी। तो इसे हम लोग कल देखते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू।